हेलो एवरीवन। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो अभी जो है ना, मैंने अपना सिलेबस चेक किया क्योंकि अभी जो है आप लोग की समर वैकेशन होने वाली है। तो सिलेबस वगैरह चेक किया तो शायद आपका जो कंप्यूटर का फर्स्ट चैप्टर है वो मिस हो गया था। मिस होने का मतलब कि आपका जो एक्चुअली जो टाइम टेबल था कंप्यूटर का वो सैटरडे को था और मोस्टली सैटरडे को किसी न किसी तरह से छुट्टी हो जाती है, तो इसलिए टाइम नहीं आ पा रहा था। 7th क्लास का तो ठीक था, 8th क्लास का भी सैटरडे को पढ़ रहा था, लेकिन फिर भी उसका भी एक हुआ है। आप लोग का जीके जो है मैंने ज़्यादा कर दिया था चैप्टर, और कंप्यूटर का जब मैंने चेक किया तो एक रह रहा था। तो अभी ऐसा कोई ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि जो फर्स्ट चैप्टर है आपका कंप्यूटर का वो जो है बहुत सिंपल चैप्टर है और बिल्कुल हार्ड नहीं है, और इसमें केवल समझने वाली बात है, एक बेसिक स्ट्रक्चर है। तो जैसा कि आप अपने बुक में देख रहे होंगे, आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वो है कंप्यूटर फंडामेंटल्स। तो इसी चैप्टर को मैं आज आप लोग को समझा दूंगा। उसके बाद मैं इसी में से आप लोग को हॉलीडे होमवर्क दे दूंगा, फिर आप लोग को क्लियर, ज़्यादा टेंशन नहीं है आप लोग को, ठीक है। तो आज इसको मैं चैप्टर को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, पूरी चैप्टर को मैं एक्सप्लेन करके आप लोग को समझा देता हूँ, ठीक है। तो आप लोग को समझ में ये पूरा आ जाएगा। तो कंप्यूटर फंडामेंटल्स मतलब ये है कि जैसे कि आप लोग क्लास 6 में गए हैं तो थोड़ा सा आप लोग का जो लेवल होगा थोड़ा सा वो बढ़ेगा लेवल। उसके बाद अगले साल जब 7th में जाएंगे तो थोड़ा सा कंप्यूटर फंडामेंटल के बाद कंप्यूटर काम कैसे करता है, उसके सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, लैंग्वेजेस क्या होते हैं, वो पढ़ेंगे। फिर जब आफ्टर दैट नेक्स्ट ईयर जाएंगे आप, तो उसमें आप लोग को बताया जाएगा कि कंप्यूटर का नेटवर्क कैसे काम करता है। जैसे कि आज आप लोग देख रहे हैं जैसे ऑनलाइन क्लासेस हो रही है तो ये नेटवर्क से ही हो रही है। तो ये सारे क्लास 8 की चीज़ें हो गई। तो अभी जो है आप लोग क्लास 6 में हैं तो आप लोग को ये पढ़ना है कि कंप्यूटर फंडामेंटल होता क्या है, मतलब कंप्यूटर बेसिकली कैसे परफॉर्म करता है और उसमें क्या क्या एसेंशियल चीज़ें होती हैं और क्या क्या ज़रूरी की चीज़ें होती हैं, तो वो पढ़ना है। जैसे तो यहाँ पे बात हो रही है फंडामेंटल्स की, तो हम कंप्यूटर का चैप्टर सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं इसीलिए कंप्यूटर फंडामेंटल की बात करते हैं। तो यहाँ पे फंडामेंटल का मतलब क्या है, सिंपल सी एक चीज़ है। मैं आप लोगों को जैसे बताऊँ कि किसी भी चीज़ का एक सबसे पहले हम फंडामेंटल समझते हैं। फंडामेंटल मतलब क्या है, मान लीजिए कि हमने बाइक ख़रीदा, बाइक है ना, तो बाइक का फंडामेंटल क्या है? बाइक का फंडामेंटल ये है कि उसमें एक इंजन लगा है और उसके लिए एक फ्यूल टैंक लगा है, ठीक है। इंजन है, फ्यूल टैंक है और दो पहिए लगे हुए हैं, बस यही मैकेनिज़्म है। फ्यूल डालो, फ्यूल मतलब पेट्रोल डालो, इंजन स्टार्ट करो और वो चलती है, बस यही फंडामेंटल है, इसके अलावा कुछ नहीं है ना। तो मतलब बेसिक स्ट्रक्चर उसका हम कह सकते हैं फंडामेंटल का मतलब है। बाइक में आपने तेल डाला, इंजन स्टार्ट किया और वो चलने लगा, है ना। उसी तरीके से हर एक चीज़ का एक फंडामेंटल होता है। तो कंप्यूटर का भी एक फंडामेंटल हुआ। जैसे आपके घर में एक पंखा लगा होगा छत के ऊपर, मतलब कि सीलिंग फैन जिसको बोलते हैं, तो उसका फंडामेंटल क्या है? सिंपल, उसका फंडामेंटल ये है कि उसमें इलेक्ट्रिसिटी दीजिए और वो घूमने लगता है, बस इसके अलावा और कुछ काम नहीं है उसका। और घूमता है तो नीचे जो ब्लेड लगे होते हैं वो ब्लेड क्या करते हैं कि हवा को फोर्स करते हैं, तो नीचे हमें हवा लगता है, बस इसका यही फंडामेंटल। और इसका कुछ एक्स्ट्रा फंडामेंटल नहीं है कि कुछ उससे कुछ और भी चीज़ें होती। उसी तरह से हर चीज़ का एक फंडामेंटल होता है, ठीक है। तो आजकल जो है हम बात टेक्नोलॉजी की कर रहे हैं, तो कंप्यूटर एक टेक्नोलॉजी चीज़ है, तो टेक्निकल चीज़ है, तो इसका फंडामेंटल भी एक बेसिक है। उसके बाद इसमें अलग अलग तरह से बहुत सारी चीज़ें जोड़ी जाती हैं, लेकिन जो बेसिक फंडामेंटल कंप्यूटर का है उसको भी आप लोग को तो देखिए यहाँ पे 3 चीज़ें हैं, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट, ठीक है। 3 ही चीज़ें, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। इनपुट का मतलब ये हुआ कि आपको कंप्यूटर से अगर कोई काम कराना है, कंप्यूटर में आप कोई डेटा देते हैं तो वो हो गया इनपुट। फिर कंप्यूटर क्या करता है, उसको करता है, उस काम को करता है, और उसके बाद आउटपुट का मतलब हो गया कि वो काम करके आपको दे देता है। बस ये 3 चीज़ हो गया आपका, ठीक है। मेन तो 3 चीज़ हो गया, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। जैसे मान लीजिए कि हम क्या बोलते हैं कि हम कहीं होटल में जाते हैं या रेस्टोरेंट में जाते हैं, हमने ऑर्डर किया,
बोलते ना वेटर को कि ऐसा है कि एक प्लेट चाउमीन या फिर एक प्लेट डोसा, तो हमने जो ऑर्डर दिया वो हो गया इनपुट। समझिए बात को ध्यान से, हमने जो ऑर्डर दिया वो हो गया इनपुट। अब वो वेटर जाता है और उसको बोलता है, जो चाउमीन बनाता है उस बंदे को बोलता है, तो बंदा क्या करता है, उसमें प्याज डालता है, गोभी डालता है, बहुत सारी चीज़ें डालता है, तो उसको बोलते हैं प्रोसेस, यानी वो प्रोसेस कर रहा है उस चीज़ का। समझे बात को। तो मैंने इनपुट दिया था, ऑर्डर दे दिया था, उस चाउमीन वाले उसे बना रहा है, तो वो प्रोसेस कर रहा है, उसके बाद वो ला के मुझे दे देता है, यानी वो आउटपुट उसने दे दिया। मैंने उसे जो दिया था उसका उसने प्रोसेस किया, फिर उसने ला के मुझे दे दिया और मैंने खा लिया। तो ये 3 चीज़ हो गई, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। कंप्यूटर के अंदर भी यही होता है कि हम कंप्यूटर को जो भी काम कराना चाहेंगे वो हम उसको जैसे मान लीजिए कि हमें 2 में +5 करना है, 2 + 5 कितना हो गया, 7 हो गया। तो हमने कंप्यूटर को 2 दिया प्लस 5 दिया, तो हमने दिया तो कंप्यूटर ने उसे 7 किया और 7 करके वो डिस्प्ले पे दिखा दिया। तो डिस्प्ले पे दिखा दिया मतलब आउटपुट दे दिया उसने। हमने जो इनपुट दिया था उसने प्रोसेस किया, आउटपुट दे दिया। सिंपल फंडामेंटल यही है कंप्यूटर का। और आगे धीरे जैसे आगे बढ़ेंगे उसमें और भी चीज़ें जुड़ दिएगा। तो 3 फंडामेंटल आपने समझ लिया, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। आगे आगे आपका इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, उसके साथ में स्टोरेज आ गया, एक नया चीज़ है स्टोरेज। तो स्टोरेज का मतलब ये हो गया कि जो हमने इनपुट दिया उसने प्रोसेस किया, लेकिन जो हम इनपुट देंगे उसे उस डेटा को रखेगा कहाँ। ठीक है, बात को ध्यान समझो। वापस चलिए उसी रेस्टोरेंट में चलते हैं। तो जब हम ऑर्डर देते हैं, वेटर को बुलाते हैं, मान लीजिए बहुत सारे दोस्त हैं, हम 3 4 5 दोस्त हैं, हमने ऑर्डर दिया, तो किसी ने चाउमीन का ऑर्डर दिया, किसी ने डोसे का ऑर्डर दिया, किसी ने छोले भटूरे का ऑर्डर दिया। अब एक वेटर है, हम 5 6 दोस्त हैं, तो अगर हम 5 6 लोग अलग अलग ऑर्डर देंगे तो उस वेटर को कितनी प्रॉब्लम होगी। वो एक बार में सारा डेटा सबका याद नहीं कर पाएगा। तो क्या करेगा, वो अपने साथ एक वो ले आएगा, ऑर्डर बुक ले आएगा, होता है ना पेपर। अब वो पूछेगा कि सर हाँ आप बताइए, तो आपका चाउमीन हो गया, आपका छोले भटूरे हो गए, आपका, तो जो पेपर पे लिख रहा है इसका मतलब उस डेटा को स्टोर कर रहा है। जो हमने बोला, ऑर्डर दिया, उस डेटा को वो स्टोर कर रहा है, और स्टोर करके ही ले जाके वो क्या करेगा, उसको जहाँ पे ये बनता है, ये सब चीज़ें जो बनाने का जो डिपार्टमेंट है, जहाँ पे ये सब चीज़ें बनती है, उसको ले जाके दे देगा कि यहाँ पे 1 प्लेट उनका, ये 1 प्लेट ये, 1 प्लेट चाउमीन है, 1 प्लेट छोला, 1 प्लेट डोसा है, जो भी है। तो वो सारे डेटा को इसको उस स्टोरेज की क्यों ज़रूरत पड़ी उसको, जो पेपर लिखने के लिए लाया, उस पेपर की क्यों ज़रूरत पड़ी, क्योंकि इतना अलग अलग डेटा है। अगर सबका होता कि नहीं सबका छोले भटूरे लगाना है तो सीधा बोल देता है सबका छोले भटूरे लगाना है 5 प्लेट, लेकिन सबका अलग अलग डेटा है। किसी का छोला भटूरा है, किसी का डोसा है, किसी का चाउमीन है, किसी का मोमोज होगा, तो सबका अलग अलग डेटा है। तो उसके माइंड में ये सब चीज़ें नहीं है, तो क्या करता है, उसको नोटबुक कर लेता है। अब उसको नोट कर लेता है तो उसके लिए, तो इसीलिए इसी तरह कंप्यूटर को भी जब हम कोई काम कराते हैं तो वहाँ पे प्रोसेस करने के साथ साथ उसे स्टोर भी करना पड़ता है। अब स्टोर नहीं करेगा तो कंप्यूटर को पता नहीं चलेगा कि उसने काम क्या किया, उसे करना क्या, उसे रखेगा कहाँ। जैसा कि आपने कंप्यूटर में काम किया होगा, या फिर आपका मोबाइल हो गया, सिंपल है, आप आसानी से समझ जाएंगे। आपका मोबाइल हो गया, मोबाइल में आप फ़ोटो खींचते हैं, आप फ़ोटो खींच के उसे छोड़ देते हैं, फिर उसको 1 महीने बाद भी आप चाहें तो गैलरी में से निकाल सकते हैं, है ना। सबके फ़ोन में गैलरी होगा, गैलरी में से वो फ़ोटो को निकाल देगा, ताकि वो फ़ोटो जो आपने खींचा था 1 महीना पहले, तो आज आपको कहाँ से मिल गया, क्योंकि वो कहीं ना कहीं स्टोर है। और स्टोरेज इसीलिए दिया जाता है किसी भी सिस्टम, जैसे मोबाइल भी एक कंप्यूटर है, मोबाइल को भी हम कंप्यूटर ही कहते हैं, क्योंकि बहुत आधा काम तो मोबाइल ही कर देता है। तो मोबाइल के अंदर भी वही कंप्यूटर वाला ही फंडामेंटल लगा हुआ है कि हम क्या करते हैं कि स्टोरेज के अंदर फ़ोटो को सेव कर लेते हैं। या फिर कोई भी इंपॉर्टेंट होता है, कोई भी फाइल होता है, जैसे कि आप मान लीजिए आपको हॉलीडे होमवर्क मिलने वाला है, तो ये सारा हॉलीडे होमवर्क जो है उसी के अंदर स्टोर हो जाएगा, है कि नहीं। तो आप समझ में आ गया स्टोरेज की क्यों ज़रूरत है, क्योंकि स्टोरेज का मतलब, तो स्टोरेज अगर नहीं होगा तो कंप्यूटर जो है डेटा को सेव नहीं कर पाएगा, ठीक है, फिर उसके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। अब आगे जो आपका दिया होगा, मैं ये सारे आपके बुक का ही बता रहा हूँ, तो आप जो है मेरे वीडियो को देखते देखते अपने बुक को भी खोल लीजिएगा, ठीक है, ज़्यादा आसान होगा।
ठीक है, अब बात करते हैं सीपीयू की। तो एक एक चीज़ जो उसका प्रोसेसिंग है, प्रोसेसिंग में अब क्या क्या चाहिए होता है उसके बारे में डिटेल हम पढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए हमने ऑर्डर दे दिया चाउमीन का, भैया 1 प्लेट चाउमीन लगा दो, गया चाउमीन का ऑर्डर देता हूँ, क्या करेगा, सबसे पहले गैस जलाएगा, उसमें तेल डालेगा, गोभी और सारे सैलेड होते हैं ना, सारे उसमें डालेगा, फिर क्या 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 है, सब सामान है जो मैंने बोला चाउमीन, उसके लिए वो जो जो चीज़ें डाल रहा है वो अलग अलग चीज़ें डालेगा तो ही मेरा चाउमीन बन पाएगा। तो वही सब जो छोटी छोटी चीज़ें ज़रूरत पड़ रही हैं अब उसके बारे में पढ़ना है। तो जो प्रोसेस होता है कंप्यूटर के अंदर, तो प्रोसेस में सबसे पहला आ गया आपका सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो समझिए सीपीयू का मतलब दिमाग। एक छोटी सी भाषा में आपको बता देता हूँ, जैसे कि आपके पूरे शरीर का एक ऐसा हिस्सा है जो पूरा काम करता है, मतलब पूरा काम करने का मतलब कि सोचने विचारने क्या अच्छा क्या बुरा, पूरे बॉडी को कैसे मूवमेंट कराना है, कब उठना है, कब बैठना है, कब खाना है, कब हंसना है, कब बोलना है, ये सारा काम कौन करता है, दिमाग करता है। तो दिमाग को हम बोल सकते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ ह्यूमन बीइंग, यानी हमारे शरीर का, इंसानों का जो सीपीयू होता है वो हमारा माइंड होता है। उसी तरह से कंप्यूटर के अंदर जो सीपीयू होता है वो मेन होता है कंप्यूटर के लिए, और वही सारा काम करता है सीपीयू। ठीक है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, सीपीयू को हम कंप्यूटर का ब्रेन भी कह सकते हैं। अब आगे आ गया, अब सीपीयू के अंदर 3 पार्ट हो गए, ध्यान से सुनिए, सीपीयू के अंदर 3 पार्ट हो गए। पहला हो गया सीयू, फिर हो गया एएलयू, फिर हो गया मेमोरी। एक बार फिर से ध्यान से सुनिए, सीपीयू के अंदर 3 पार्ट हो गया, सीयू, एएलयू और मेमोरी। अब तीनों का क्या काम है, सीयू कंट्रोल यूनिट, सीयू का मतलब हो गया कंट्रोल यूनिट। ठीक है, तो कंट्रोल यूनिट का मतलब हो गया कि भाई अगर कंप्यूटर कोई काम करेगा तो उसे कंट्रोल भी करना ज़रूरी है। ठीक है, वो कंट्रोल भी करना ज़रूरी है, इसीलिए वो कंट्रोल यूनिट उसमें वो काम करता है। अब मान लीजिए हम यहाँ पे देखिए, कोरोना में क्या है कि बाहर नहीं जाना है, बाहर जाएंगे तो डंडे पड़ेंगे, पुलिस वाले मारेंगे, तो पुलिस वाले क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। यानी इस देश को अगर चलना है, अगर देश को चलाना है तो देश कैसे चलता है, हमारे संविधान से चलता है ना, कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है। तो उस कॉन्स्टिट्यूशन में हमको क्या अधिकार भी मिला है, हमारे कुछ फ़र्ज भी हैं, और हमको कंट्रोल करने के लिए पुलिस प्रशासन भी है। तो कंट्रोल अगर नहीं होता तो लोग इसी तरह अपने मर्जी से कुछ भी करते, कंट्रोल करने वाला कोई नहीं होता, कोई किसी को मार देता, कोई किसी का ज़मीन छीन लेता, कोई किसी का मर्डर कर देता है कि नहीं। तो कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंसानों के ऊपर कंट्रोल करना बहुत ही ज़रूरी है। तो उसी तरह ये कंट्रोल करना बहुत ही ज़रूरी है। तो उसी तरह कंप्यूटर के अंदर भी एक कंट्रोल यूनिट होना चाहिए जो उसको कंट्रोल करेगा। तो कंट्रोल यूनिट का ये काम है। जैसे कि मान लीजिए कि हमने जो है कंट्रोल यूनिट, जैसे मान लीजिए आप गेम खेलते हैं मोबाइल के अंदर, जो कोई भी गेम हो गया, तो गेम खेलते हैं, चाहे ड्राइविंग का गेम हो गया, बाइक रेसिंग का गेम हो गया, चाहे कोई भी गेम हो गया, तो वहाँ पे अब कंट्रोल करते हैं मोबाइल को। जैसे इधर चलना है तो मोबाइल को इधर घुमाते हैं, जो भी है, जैसा भी बटन उसके अंदर होता है उसके हिसाब से वो कंट्रोल करता है उस चीज़ को। ब्रेक लगाना होता है ब्रेक लगाते हैं, रेस देना तो रहते। अब वो कंट्रोल ही नहीं होता तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होता है, इसलिए कंट्रोल भी जो हो ज़रूरी है। तो इसके लिए अलग से कंप्यूटर में कंट्रोल यूनिट बनाया गया है जो कंट्रोल करता है कि आप क्या क्या परफॉर्मेंस कर रहे हैं कंप्यूटर के अंदर, उसको कंट्रोल भी करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है ALU, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। अब अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट का मतलब क्या हो गया कि कंप्यूटर के अंदर एक ऐसा भी यूनिट होना चाहिए जो कुछ सोच सके, कुछ बातों को सोच सके और समझ सके। जैसे मान लीजिए मैं आपसे पूछता हूँ कि बताइए यहाँ पे कौन आदमी बड़ा है। मान लीजिए दो आदमी सामने खड़ा है, एक आदमी लंबा है, एक आदमी छोटा है। तो मैं पूछूँगी कौन आदमी लंबा है कौन छोटा है, तो आप आराम से बता देंगे वो लंबा है। लंबा, ये जो आपने देखा कि वो आदमी लंबा है और सामने वाला जो बगल वाला है वो छोटा है, तो ये आपके दिमाग में कहाँ से आया। एक लॉजिक सी बात है कि आपने कंपेयर किया, दोनों को कंपेयर किया तो आपने बता दिया कि वो लंबा। हाइट में आपने देखा होगा, हाइट में वो लंबा है, वो नीचे है, उससे नीचे है, छोटा है, तो आपने बता दिया। लेकिन भाई कंप्यूटर को भी तो पता चलना चाहिए। जैसे आपने कंप्यूटर के अंदर पूछ दिया कि ये बताओ 5 बड़ा है कि 8 बड़ा है,
तो कंप्यूटर के पास भी ये लॉजिक होना चाहिए कि वो आपको बता सके कि 5 बड़ा है कि 8 बताए, क्योंकि मशीन है, मशीन को क्या पता है। आप अपने मोबाइल से पूछिए, कहने का मतलब है जो मैंने बताया एग्जांपल दिया, 2 आदमी, एक लंबा आदमी एक छोटा आदमी, दोनों का फ़ोटो खींच के बोलिए तो कौन बड़ा है कौन छोटा है, ऐसे नहीं बता पाएगा। मशीन थोड़ी बता पाएगा, आदमी बता सकता है ना, आदमी बता सकता है, लेकिन मशीन नहीं बता सकता इस चीज़ को। कंप्यूटर में दोनों फ़ोटो खींच के पूछिए कौन बड़ा कौन छोटा, ऐसे जवाब नहीं दे सकता वो। लेकिन हाँ, उसके अंदर जब सॉफ्टवेयर बनाया जाएगा, उसके अंदर प्री इंस्टॉल किया जाएगा सॉफ्टवेयर को, तो उसके अंदर लॉजिक बता दिया जाएगा कि कौन नंबर बड़ा है कौन नंबर छोटा है। अब 8 नंबर बड़ा है 5 नंबर से, तो वहाँ पे जब कंप्यूटर के अंदर जब पूछेंगे आप, प्रोग्रामिंग के अंदर पूछेंगे 5 बड़ा है कि 8 बड़ा है, तो वो आपको बता देगा कि 8 बड़ा है। तो इसके लिए एक लॉजिक होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए एक अलग सा डिपार्टमेंट होता है सीपीयू के अंदर, जिसको बोलते हैं अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, यानी कि ALU। और ये मैथ का सारा काम भी इसी में होता है, इसीलिए इसका नाम है अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। अरिथमेटिक मतलब मैथ का भी सारा काम इसी के अंदर होता है, और लॉजिकल मतलब कौन बड़ा कौन छोटा, ये सब चीज़ों को पता करना उसके अंदर है। थर्ड हो गया मेमोरी। तो मेमोरी मैंने पता, मेमोरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहने का मतलब है कि सब कुछ काम होगा, अगर मेमोरी के अंदर स्टोर नहीं होगा तो कैसे काम होगा। जैसे कि मैंने आपको जैसे कि अब आपको होमवर्क मिला है, ठीक है, आपको समर वैकेशन का हॉलीडे होमवर्क मिला हुआ है, तो इस हॉलीडे होमवर्क को आप कहीं स्टोर नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा। मेमोरी मतलब स्टोरेज, तो कैसे पता चलेगा, तो भूल जाएंगे, फिर सारा पजल हो जाएगा, यार कौन सा चैप्टर का कहाँ मिला था कहाँ नहीं मिला, तो ये सारे चीज़ें पजल हो जाएगा। इसीलिए मेमोरी का होना ज़रूरी है। जैसे मेमोरी का मतलब आपके फ़ोन में भेज दिया जाएगा हॉलीडे होमवर्क, तो उसमें आप सेव रखेंगे, जब जब आपको ज़रूरत पड़ेगी आप उसमें खोल के उसे देख लेंगे, याद आ जाएगा। तो इसीलिए मेमोरी की ज़रूरत है। तो CPU के अंदर 3 चीज़ हो गया, CU, ALU और मेमोरी, 3 चीज़ हो गया। तो ये हो गया सारे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के पार्ट्स हो गए। अब आ गया था इनपुट डिवाइस। तो इनपुट डिवाइस में क्या क्या चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया कि इनपुट डिवाइस होता है, प्रोसेसिंग होता है और आउटपुट होता है। तो प्रोसेसिंग के अंदर 3 चीज़ें बता दी आपको। अब इनपुट के अंदर आ जाइए। तो आपने कंप्यूटर अपने स्कूल के लैब में देखा होगा, इनपुट में क्या क्या होगा, कीबोर्ड हो गया, कीबोर्ड जिस पर टाइप करते हैं, तो वो भी एक इनपुट डिवाइस है, क्योंकि आप जो भी टाइप करते हैं वो कंप्यूटर के अंदर जाता है। तो कंप्यूटर के अंदर जब जाता है तो उसे बोलते हैं इनपुट। तो आपने कीबोर्ड से जैसे कुछ भी लिख दिया, ABCD लिख दिया, वो कंप्यूटर के अंदर चला गया, तो हो गया इनपुट। उसके बाद माउस हो गया, आपने माउस भी चलाएगा, माउस से क्या करते हैं, क्लिक करते हैं, बोलते हैं उस फाइल को खोलो, तो उस पर जाओ डबल क्लिक कर दो। तो आप माउस से क्या करते हैं, फाइल को खोलते हैं, मतलब आप कंप्यूटर को बोलते हैं कि फाइल खोलो, तो वो खोलता है। तो ये भी आप इनपुट हो गया, क्योंकि आपने कंप्यूटर को दिया है। उसके बाद हो गया ऑप्टिकल मार्क रीडर, ठीक है। ऑप्टिकल मार्क रीडर क्या होता है, एक ऐसा डिवाइस होता है जिसको वो भी इनपुट का काम करता है। जैसे कि अभी आप लोग छोटे हैं, जब बड़े हो जाएंगे, काफ़ी बड़े हो जाएंगे, तो आप बड़े बड़े पेपर एग्जाम देने जाएंगे ना, तो वहाँ पे क्या होता है ना कि पेपर पे नाम लिखना होता है। तो नाम लिखने का मतलब क्या होता है ना, सीधा नाम नहीं लिखना होता है। जैसे मान लीजिए सूरज, तो सूरज नहीं लिख रहा होगा, वो उसके नीचे क्या होता है ना, A से लेकर Z तक छोटे छोटे लेटर लिखे होते हैं, और उसको गोला करना होता है, यानी कि उसको कलर करना होता है। जैसे S के नीचे लिख दिया है A से लेकर Z तक, तो वहाँ पे S को लिखे वो करेगा, एक S को कलर करेगा, फिर नेक्स्ट वाले कॉलम में U को कलर करेगा, फिर थर्ड वाले कॉलम में R को कलर करेगा। इस तरीके से सब क्या होता है, हर एक कॉलम में A से लेकर Z तक होता है, फिर उसमें कलर करके बताना होता है कि क्या आपका नाम है, SURAJ। तो पहले कॉलम में S को कलर करना है। ये बड़े क्लास में एग्ज़ाम होते हैं इस तरीके से, चाहे गवर्नमेंट के होते हैं या फिर वैसे बहुत प्राइवेट एग्जामिनेशन होते हैं, या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं, तो उसमें ऐसा होता है। तो एक्चुअली मैं भी पहली बार जब दिया था, मैंने भी जब इंजीनियरिंग का पेपर दिया था, तो पहले ऐसे ही मुझे भी करना था। तो मैं भी सोचता था कि ये इस तरीके से ये टीचर लोग क्यों ऐसा पंगा लेते हैं, है ना, सोचने वाली बात है यार। सीधा नाम लिखना था, SURAJ, सूरज हो गया। अब इस तरीके से हर एक लेटर को कलर करना है, इससे क्या टीचर को, इससे क्या फ़ायदा होने वाला है। मैं बहुत कन्फ्यूजन में था मैं भी, लेकिन क्योंकि उस समय इतना कंप्यूटर का नहीं था प्रचलन, तो बाद में इन सब चीज़ों को जब मैंने भी पढ़ाई की तो मुझे भी पता चला कि एक्चुअली क्या होता है। ये पूरे सीट पे ये ऑप्टिकल मार्क रीड, इसको बोलते हैं OMR पेपर। जिस पेपर पे हम कलर करते हैं इस तरीके से, वो उसको बोलते हैं OMR पेपर। वो क्या करते हैं ना, वो सीधा कंप्यूटर एक मशीन होता है, डिवाइस होता है, इनपुट डिवाइस होता है, उसके अंदर सीधा पेपर को डाल देते हैं। तो पेपर को डाल देते तो वो क्या करता है ना कि कंप्यूटर अपने आप सारा चीज़ लिख कर और डिस्प्ले पे एक सीधा सा नाम दिखा देता है, सूरज कुमार, एड्रेस ये हो गया, फादर नेम ये हो गया,
यानी वो सीधा एक क्या करता है, जैसे आप लोग गूगल फॉर्म में एग्जामिनेशन दिए होंगे या फिर गूगल फॉर्म पे कभी कुछ लिखे होंगे तो क्या होता है, गूगल फॉर्म पे भरते हैं वो सीधा क्या बनता है, एक एक्सेल शीट बन जाता है डायरेक्टली ऑटोमेटिक। तो इसी तरह OMR एक रीडर होता है। आगे पढ़ते हैं मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, MICR। तो MICR क्या होता है, ये एक जैसे कि चेकबुक होता है, आप अपने घर में देखे होंगे पापा के पास मम्मी के पास किसी को चेकबुक होता है, बैंक का चेक होता है। तो चेक के नीचे देखिएगा कि बहुत सारे नंबर लिखे होते हैं इंक में, वो एक क्या होता है, इंक में कैरेक्टर लिखा होता है, वो हमें समझ में नहीं आता है। लेकिन जैसे ही बैंक में जाते हैं उस चेक को देते हैं तो क्या करता है, बैंकर्स जो होता है उस चेक को एक मशीन के अंदर डालता है, तो चेक का डिटेल बता देता है कि ये चेक उसके नाम से है, ये किसको मतलब उसके नाम से है, कब बना कब नहीं बना, अकाउंट नंबर क्या, ये सारे डिटेल दे देता है। तो उस चेक के उस चीज़ को पढ़ने के लिए जिस डिवाइस का यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर बोलते हैं। नेक्स्ट आ जाइए बारकोड रीडर। तो बारकोड रीडर आजकल तो फेमस है, आपको भी पता होगा। अगर आप कभी विशाल मेगा मार्ट गए होंगे, नियर अबाउट तो वही है ना आप लोग के लिए, अगर गए होंगे विशाल में गए होंगे या मैक्स में गए होंगे या सिटी में गए होंगे, कोई भी ऐसा मॉल टाइप में जो होता है, छोटा मोटा मॉल टाइप में जो शॉप होते हैं, तो वहाँ पे अगर गए होंगे तो आपने बहुत सारे सामान खरीदे होगा आपने, या आपके मम्मी पापा खरीदे होंगे, पेरेंट्स के साथ आप गए थे। तो वहाँ से जब जाते हैं जहाँ पे पेमेंट होता है ना, वहाँ पे देखेंगे जैसे जैसे आप सामान को क्या करता है ना, एक डिवाइस होता है वो सामान को स्कैन करता है, और स्कैन करने से क्या होता है कि वहाँ पे बिल जब बनता है तो वहाँ पे लिखता है कि ये सामान है, सामान का ये नाम है और इसका इतना बिल है, पेमेंट है। यानी उसको बिल देख के लिखने की जरूरत नहीं है, वो फटाफट अपने मशीन से क्या करता, सारा स्कैन करता रहता है बस। वो प्रोडक्ट के पीछे होते हैं ना बहुत सारे ऐसे लाइनिंग खींचा होता है, बारकोड जिसको बोलते हैं, आपको पता होगा सब चीज़ें, बारकोड बोलते हैं। तो उसी को स्कैन करता है ऑटोमेटिक, वो सारा रीड कर देता है, उसको बोलते हैं बारकोड रीडर। उसके बाद डिजिटल कैमरा, अभी मैं आपको अपने फ़ोन के कैमरे से ही वीडियो बना के दे रहा हूँ, तो ये भी एक इनपुट है। इनपुट क्योंकि मतलब कि मैं बना के कंप्यूटर के अंदर ही भेज रहा हूँ सब चीज़ों को, तो ये भी एक इनपुट है। तो अभी जितना चीज़ें मैंने बताया ये सारे इनपुट डिवाइस हैं, ठीक है। अब आते हैं मेमोरी। तो मेमोरी के बारे में आते हैं। तो मेमोरी में भी दो चीज़ें, एक हो गया प्राइमरी मेमोरी, एक हो गया सेकेंडरी मेमोरी। आप भी कहेंगे क्या ये लफड़ा है, या मेमोरी के अंदर भी प्राइमरी मेमोरी कह लो या मेन मेमोरी कह लो, फिर एक सेकेंडरी मेमोरी, दो तरह का मेमोरी का क्यों ज़रूरत पड़ा। अब जानते हैं प्राइमरी मेमोरी के अंदर भी दो होंगे, एक होगा रैम एक होगा रोम। तो चलिए कोई कन्फ्यूजन नहीं करना है, एक एक करके समझाता हूँ। सबसे पहले मेमोरी दो प्रकार का हो गया, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। अब एक एक करके समझाता हूँ प्राइमरी और सेकेंडरी क्या होता है। तो सबसे पहले प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी का मतलब वो होता है जो सिस्टम के अंदर लगा होता है, उसके बिना सिस्टम चल भी नहीं सकता। जैसे आपका दिमाग, एग्जांपल लीजिए, आपका दिमाग, अगर किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसका दिमाग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जन्म होता है तो दिमाग से ही सब कुछ। जैसे बच्चे को भूख लगेगा तो ये दिमाग को पता चलेगा, फिर बच्चा रोएगा तो माँ उसे दूध पिलाएगी। तो अगर दिमाग ही नहीं रहेगा तो ना वो रो पाएगा ना हंस पाएगा, कहने का मतलब जी नहीं पाएगा। कुल मिलाकर ये है, क्योंकि आपका दिमाग है तो आपको जब आपको भूख लगती है तो आपका दिमाग क्या कहता है, आपका दिमाग ही कहता है कि भूख लग रही है माँ, मुझे खाने को दो। अगर आपको चोट लगती है, जैसे आपको यहाँ पे चोट लगती है तो आपके दिमाग को पता चल जाता है कि चोट लगी है तो इस पर दवाई लगाना चाहिए। तो दिमाग क्या करता है ना कि आपके पूरे बॉडी के एक्टिविटी का ये स्टोरेज करता है, यही बताता है कि आपको कौन सा काम अभी करना है कौन सा नहीं करना है, यानी इसके बिना आप जी नहीं सकते। उसी तरह कंप्यूटर के अंदर एक मेमोरी होता है जिसको प्राइमरी मेमोरी कहते हैं या मेन मेमोरी कहते हैं, उसके बिना कंप्यूटर स्टार्ट ही नहीं होगा। यानी कि आपका दिमाग जैसा है वैसे ही प्राइमरी मेमोरी भी उसी के अंदर है। जब हम कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो आपने कभी देखा होगा, कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो वो विंडो बन के आता है, वो सारे मेमोरी के अंदर ही है, उसी को वो स्टार्ट करता है। क्योंकि जैसे मैंने आपको बोल दिया कि सुबह क्या करना है, आपको 2 रोटी खाना है, दूध खाना है, दोपहर में खिचड़ी खाना है, शाम को 2 रोटी चावल खाना है, ये आपने याद कर लिया। तो कहने का मतलब है कि थोड़ी मोड़ी चीज़ों को याद करने के लिए आपका दिमाग ही तो काफ़ी है। आपने 3 बातें याद कर लिया कि आपको सुबह क्या खाना है, दोपहर क्या शाम को क्या खाना है। तो ये आपका मेन मेमोरी हो गया, जो इतनी बातें बेसिक स्टार्टिंग की बातें आपको याद रखनी है, ठीक है ना। तो और इस तरीके से कह सकते हैं प्राइमरी मेमोरी, जैसे कि आपका दिमाग हो गया, कब रोना है कब हंसना है ये आपको पता है ना, ये आपका दिमाग कहता है ना। मान लिया आपकी गली में किसी का डेथ हो जाता है या फिर कोई मर जाता है, कोई रिलेटिव हो गया, कोई फ्रेंड सर्कल हो गया, कोई गली में हो गया, तो वहाँ पे आप हंस नहीं सकते,
क्योंकि आपका दिमाग हंसने के लिए बोलता ही नहीं है, क्यों देखिए कितना तेज है दिमाग। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, ऑटोमेटिक क्या होता है, इंसान को दुख होता है, थोड़ा इमोशंस होता है, रोने लगता है। बहुत ज़्यादा क्लोजली कोई मरा होता है तो हम रोते हैं उसके लिए, तो ये दिमाग को पता है कि क्या करना है। उसी तरह शादी होती है, किसी की शादी होती है, बैंड बाजा बजता है तो हम रोते नहीं हैं, हम हंसते हैं उस समय, क्योंकि खुशी का माहौल होता है। ठीक है, वो अलग बात है, दुल्हन रोती है, लेकिन वो भी अगले दिन रोती है जब उसकी विदाई होती है तब, तो वो भी रोती है क्योंकि माँ बाप से उससे वहाँ पे दुख का आता है, थोड़ा सा समय जो होता है दुख वाला होता है, क्योंकि माँ बाप जो बचपन से उसे पाले होते हैं, अब वो माँ बाप से दूर जा रही है, अब दूसरे घर में जा रही है, अब वहाँ पे अपनी नई ज़िंदगी, अब अपना नया घर बनाएगी वो, तो ये सब चीज़ें हैं। लेकिन खुशी तो सबको शादी में होती है। अब बेटी रोती है लेकिन बाप खुश रहता है कि चलो बेटी का एक नई ज़िंदगी मतलब एक नया घर परिवार मिल गया। ठीक है, बाप को दुख होता है कि बेटी जा रही है, लेकिन खुशी भी होता है कि मैंने अपनी बेटी की शादी कर दी ताकि बेटी अब अपनी लाइफ में खुश रहे। ठीक है, तो प्राइमरी मेमोरी मैं बताते बताते पता नहीं कहाँ चला जाता हूँ। प्राइमरी मेमोरी का मतलब हो गया वो सब छोटी, वो स्टार्टिंग की बातें जो बहुत ज़रूरी है दिमाग को रखने के लिए। अब आते हैं सेकेंडरी मेमोरी। तो सेकेंडरी मेमोरी का मतलब क्या हो गया, जैसे कि आपके यहाँ कॉपी किताब होगा। चलिए, मैंने आपको बोला कि सुबह दूध पीना है, दोपहर में खिचड़ी खाना है, रात को चावल खाना है। ये 3 बातें आपने तुरंत याद कर लिया, आपके दिमाग में बैठा हुआ, आपने उसको कर लिया। लेकिन अगर यही मैं बहुत सारा काम बता दूँ आपको तो आपका दिमाग भी फेल हो जाएगा। 8 बजे उठना है, 9 बजे ब्रश करना है, 9:30 बजे नाश्ता करना है, 10 बजे मैथ का ये चैप्टर करना है, 11 बजे। अगर मैं ऐसे ये 10, 11, 12, 12:30, 1 करके आपको ऐसी 20 काम बता दूं तो आप याद नहीं कर पाएंगे। तो वहाँ पे आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, एक कॉपी की ज़रूरत पड़ेगी। तो कॉपी में क्या करेंगे, फटाफट आप लिख लेंगे, हाँ 8 बजे उठना है, 8:30 बजे ब्रश करना है, 9 बजे नहाना है, 10 बजे नाश्ता करना है, 11 बजे। अगर सारा लिख लेंगे तो फिर आप पूरे दिन वो काम कर सकते हैं। तो आपको लिखने की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि डेटा बहुत ज़्यादा था, बहुत सारी चीज़ों का काम करना था, इसीलिए। ठीक है, और ज़रूरत क्यों पड़ी कि अगर मैं 6 महीने बाद आपसे पूछूं कि हाँ ऐसा बेटा बताना, मैंने वो जो उस दिन लिखवाया था क्या क्या करना, वो कहाँ है, तब क्या करेंगे, फटाफट अपने ढूंढेंगे कॉपी कहाँ गया, कॉपी निकालेंगे फिर, क्योंकि आपका दिमाग में तो भूल गया, आपके दिमाग में भूल गया कि वो कोई भी चीज़ है। आपको नहीं पता है कि आप 5 साल पहले आप कहाँ थे, या फिर 5 साल पहले मई के महीने में 7 तारीख को आप क्या कर रहे थे, आपको नहीं पता है। मुझे भी नहीं पता है, ये तो किसी को नहीं पता होगा कि मई के महीने में आज से 5 साल पहले या 2015 में मई के महीने में 7 तारीख को मैं क्या कर रहा था, मुझे भी नहीं पता। लेकिन अगर उसी चीज़ को मैं अगर कॉपी पे लिख लेता तो मैं देख के बता सकता था। तो ये हो गया सेकेंडरी मेमोरी, जो कॉपी पे लिख के हमने रख लिया है, इस चीज़ को कहते हैं सेकेंडरी मेमोरी। समझ में आ गया। तो प्राइमरी का मतलब तो स्टार्टिंग में कंप्यूटर के अंदर जो कंप्यूटर को स्टार्ट होने की ज़रूरत होती है, और छोटे मतलब कि स्टार्ट होने की ज़रूरत होती है, और वो बेसिक जैसे आपका दिमाग हो गया कि इसके बिना कोई काम नहीं करना है। लेकिन अगर बहुत सारे डेटा को स्टोर करके रखना है, यानी लंबे समय के लिए, जैसे आपने बहुत सारे फ़ोटो अपने मोबाइल में खींच लिया, आप चाहते हैं कि इसको आप रखना चाहते हैं हमेशा के लिए, तो क्या करेंगे, इसको एक मेमोरी कार्ड में इसको भर देंगे। तो मेमोरी कार्ड जो हो गया, अलग से जो मेमोरी कार्ड डाला, वो हो गया आपका सेकेंडरी। ठीक है, प्राइमरी जो हो गया वो कंप्यूटर के अंदर या मोबाइल के अंदर फिक्स होता है। तो प्राइमरी में कौन कौन आता है ये सुनिए। प्राइमरी में रैम आ गया, रोम आ गया। और सेकेंडरी में कौन आ गया, तो सेकेंडरी में आपका मेमोरी कार्ड आ गया, पेन ड्राइव आ गया, हार्ड डिस्क आ गया। ये सारे सेकेंडरी है। सेकेंडरी का मतलब इसको हम बाहर से लगा सकते हैं। अब पेन ड्राइव को आपने देखा, पेन ड्राइव को कंप्यूटर के बाहर लगाते हैं, उसमें का फाइल लेते हैं, फिर उसमें फाइल डालते हैं, जो भी करना होता है बाहर से ऑपरेशन करते हैं उसका। लेकिन रैम कभी आपने देखा है रैम बाहर से लगाते हैं, नहीं, रैम जो होता है उसके अंदर लगा होता है। तो रैम हो गया, रोम हो गया, उसके अंदर लगा होता है। ठीक है, और जो सेकेंडरी मेमोरी होता है वो आपका पेन ड्राइव हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, सीडी हो गया, डीवीडी हो गया, ये सारे सेकेंडरी हैं। सेकेंडरी का मतलब इसको बाहर से लगाते हैं। सीडी भी हम बाहर से ही लगाते हैं, पेन ड्राइव भी बाहर से लगाते हैं। ठीक है, और जो प्राइमरी मेमोरी हुआ वो रैम हो गया, रोम हो गया। अच्छा, रैम और रोम में क्या डिफरेंस है वो भी थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। ठीक है, एक्चुअली यहाँ पे दर्द हो रहा है मुझे बार बार। एक्चुअली मैंने कल वो लिया ना, वैक्सीन लगवाया, तो इसकी वजह से दर्द हो रहा है हाथों में। तो रैम जो होता है वो होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम जो होता है रीड ओनली मेमोरी। थोड़ा सा इसमें फ़र्क आपको बता देता हूँ।
थोड़ा सा फ़र्क का मतलब क्या है ना, रैम जो है ना एक प्रकार से ऐसा मेमोरी है जो रैंडम है। रैंडम का मतलब होता है कि इसके अंदर हम लिख भी सकते हैं, मिटा भी सकते हैं। कुल मिला के ये है, लिख भी सकते हैं और उसे मिटा भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, हटा भी सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं उसके अंदर की चीज़ें, इसको बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। ये हो गया रैम। ठीक है, जैसे कि आप जो है मान लीजिए कि कंप्यूटर में आपने कोई फाइल बनाया, उसको आपने अपने नाम से सेव कर लिया, अगले दिन चाहे तो उसे नाम को बदल के दूसरा नाम भी आप लिख सकते हैं, सेव कर सकते हैं, आराम से हो सकता है। समझ में आ गया? तो ये हो गया रैम। अब बात करते हैं रोम की। तो रोम जो है वो रीड ओनली मेमोरी है, यानी कि केवल आप उस मेमोरी को पढ़ सकते हैं, उसको आप एडिट नहीं कर सकते, ना डिलीट कर सकते हैं, ना फिर से लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि मान लीजिए कि आपके घर में वॉशिंग मशीन होगा, जिसके पास ऑटोमेटिक मशीन होता है, वो क्या करता है, वॉशिंग मशीन के अंदर जो लिखा होता है कोई भी चीज़, ये एसी मान ले एग्जाम्पल, एसी के अंदर लिखा होता है ये कूलिंग इतना डिग्री है, 16 डिग्री पे होगा, 17 डिग्री पे होगा, 18 डिग्री पे होगा। क्या आप उस 16 को मिटा के 28 कर सकते हैं और 28 को 16 कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी पहले से लिखा हुआ चीज़ है, तो उसको आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया रोम। जो पहले से लिखी हुई चीज़ होती है उसको आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो रैम जो होता है उसमें आपका उस चीज़ को हम डिलीट नहीं कर सकते हैं, ना चेंज कर सकते हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कंप्यूटर के अंदर भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं। मान लीजिए जब आप कंप्यूटर ऑन करते हैं, तो कंप्यूटर जब ऑन करते हैं तो वहाँ पे जब ऑन हो जाता है तो वहाँ पे लिख के आता है ना विंडो 7 या फिर विंडो एक्सपी, कोई भी विंडो होता है तो वहाँ पे लिख के आता है। तो उस विंडो जो लिख के आता है, समझिए वो रोम के अंदर लिखा हुआ चीज़ है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। कोई ऐसा नहीं कर सकता है कि विंडो के जगह पे कुछ और लिखा आ जाए, क्योंकि वो जो होता है कंपनी जो होती है वो रोम के अंदर सब चीज़ों को फिट करके भेजती है। तो सेकेंडरी समझ में आ गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज़ और है, यहाँ पे कैचे मेमोरी, थोड़ा सा कैचे मेमोरी आपको बता देता हूँ। कैचे मेमोरी भी एक मेमोरी होती है थोड़ी सी, वो थोड़ा सा साइज़ में बहुत छोटा होता है, बड़ा नहीं होता है। साइज़ का मतलब क्या, कितना उसके अंदर डेटा आ जाता है। साइज़ का मतलब वो समझिए, जैसे आप पढ़ते हैं ना 1 GB 2 GB 3 GB 4 GB 10 GB, तो GB का मतलब क्या होता है, साइज़ होता है कितना उसके अंदर डेटा स्टोर कर सकता है। तो कैचे मेमोरी जो होता है साइज़ में छोटा होता है, और ये इसीलिए लगाया जाता है कंप्यूटर के अंदर या मोबाइल के अंदर कि कुछ काम ऐसा होता है जो हम कंप्यूटर में बार बार करते हैं, तो इसीलिए थोड़ा सा कैचे मेमोरी लगा लेता है उस चीज़ को। कैचे मेमोरी में क्या करता है, जब उस काम को हम बार बार करते हैं ना, तो वहीं से डेटा फटाफट लेता रहता है। ठीक है, तो इसीलिए कैचे मेमोरी हम लगा लेते हैं। आउटपुट डिवाइस हो गया। आते हैं अब आउटपुट डिवाइस में। ठीक है, तो आउटपुट डिवाइस में क्या क्या, आउटपुट का मतलब जो कंप्यूटर हमें आउटपुट देता है काम करके। तो सबसे पहले आ गया विजुअल डिस्प्ले यूनिट, यानी कि VDU। ठीक है, जैसे कि आपका मॉनिटर हो गया, जैसे कि आपका मॉनिटर हो गया, जैसे कि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो वीडियो बना रहा हूँ तो इसका जो आप देखेंगे इसको, तो आपके भी स्क्रीन पे दिखाएगा, तो वो मॉनिटर हो गया ना, जिसको स्क्रीन बोलते हैं। तो कंप्यूटर के अंदर भी मॉनिटर होता है, उस पर। दूसरा हो गया प्रिंटर। प्रिंटर भी एक आउटपुट डिवाइस है। अगर आपको कोई पेपर चाहिए होता है तो आप प्रिंटर पे कमांड देते हैं, प्रिंटर क्या करता है उसमें से आपको पेपर निकाल के दे देता है। ठीक है, फिर प्रिंटर में भी बहुत सारे होते हैं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर। तो डॉट मैट्रिक्स और इंकजेट प्रिंटर जो पहले थे। ठीक है, अब जो आ गया लेज़र प्रिंटर आ गया आपकी डेट में, जो आज के लेटेस्ट में प्रिंटर हैं वो सारे लेज़र हैं। उसके बाद आपका प्लॉटर हो गया। अच्छा, यहाँ पे प्लॉटर बता देता हूँ, प्लॉटर क्या है। प्लॉटर एक मशीन होता है जो बहुत बड़े बड़े पेपर पे आपका मैप निकालने का काम करता है। बड़े बड़े फोटो होते हैं ना, बड़े बड़े पोस्टर होते हैं, बड़े बड़े फ़ोटो, या फिर मैप होता है, इंडिया का मैप बनाना होता है, तो ये सारे बड़े बड़े मशीनों में इसके मैप निकलते हैं, तो उसी को प्लॉटर कहा जाता है। उसके बाद आपका हो गया LCD प्रोजेक्टर। तो प्रोजेक्टर मतलब आपने स्कूल में अपने देखा होगा जो स्मार्ट क्लास होता है, तो स्मार्ट क्लास के अंदर आपने देखा होगा प्रोजेक्टर होता है, बोर्ड के ऊपर प्रोजेक्ट करता है वहाँ पे, फिर बोर्ड पे वो चलता है स्क्रीन पे। तो वो सारा वो हो गया आपका LCD। फिर हो गया आपका अच्छा, यहाँ पे कंप्यूटर के भी टाइप्स हैं, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। 3 कंप्यूटर। मुझे वीडियो को जल्दी ख़त्म करना है, क्योंकि आप लोग, मैं नहीं चाहता कि आप लोग बोर हो जाएं सुन सुन के। तो माइक्रो कंप्यूटर मतलब बहुत छोटा कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर मतलब उससे थोड़ा बड़ा, और सुपर कंप्यूटर का मतलब उससे भी बड़ा। और सुपर कंप्यूटर बहुत ही फास्ट कंप्यूटर होता है, यानी कि सुपर कंप्यूटर का यूज जो होते हैं साइंटिस्ट लोग करते हैं अपने
किसी चीज़ का रिसर्च करने के लिए सुपर कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। ठीक है। और माइक्रो कंप्यूटर छोटे छोटे कंप्यूटर हो गए जो हाथों में पकड़ने के काम आते हैं। ठीक है ना। और मिनी कंप्यूटर उससे थोड़े बड़े होते हैं, और सुपर कंप्यूटर उससे भी बड़े होते हैं। सुपर कंप्यूटर बहुत बड़े बड़े होते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से आपका चैप्टर हो गया फिनिश्ड, और ये चैप्टर फिनिश्ड हो गया। और आपका जो काम है, आपका जो हॉलीडे होमवर्क है, मैं अभी बता देता हूँ। वैसे मैं लिख के भी दूंगा और ऐसे भी बता देता हूँ वीडियो के लास्ट में, कि आपका जो हॉलीडे होमवर्क है इसका सारा एक्सरसाइज आपको खुद करना है, क्योंकि इसके सारे एक्सरसाइज जो है आपको इसी बुक में से हैं और बहुत सिंपल है। तो इसीलिए इसको खुद करना है आप लोग को, यही आप लोग का हॉलीडे होमवर्क है। तो मैंने चैप्टर पूरा समझा दिया शुरू से लेकर लास्ट तक। अब इसके सारे क्वेश्चन आंसर आपको खुद ढूंढने करने, और एक ही चैप्टर है इसीलिए ये खुद आप लोगों को करने हैं। ये आप लोग का हॉलीडे होमवर्क भी हो गया एक प्रकार से। ठीक है। तो फिर अब आफ्टर समर वैकेशन अब फिर हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। और तब तक आप अपने समर वैकेशन का सही से यूज़ कीजिए। सही से यूज़ करने का मतलब सिर्फ खेलने कूदने में ध्यान नहीं देना है, कुछ पढ़ाई भी करते रहना है, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग को पता है कि 1-2 साल में इस बीमारी की वजह से बच्चों का जो पढ़ाई का जो लेवल है बहुत नीचे जा चुका है। बहुत ऐसे बच्चे हैं जो भूल गए हैं, मतलब कि हर चीज़ भूल गए हैं, क्योंकि ऑनलाइन सही से पढ़ाई नहीं हो पाती है। कुछ बच्चों जो बच्चे ठीक होते हैं, जो समझदार होते हैं, जो कैच कर लेते हैं वो तो हो जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो ध्यान नहीं देते हैं, और तो उसका लेवल बहुत नीचे चला जाता है। तो मैं यही आप लोग से कहूँगा कि आप लोग घर पे रहिएगा, तो इसको दिन में 1-2 बार हर एक बुक को पढ़ा कीजिएगा। या फिर ठीक है, एक दिन आपने खेल लिया या फिर आप मन ने मस्ती कर लिया, तो अगले दिन ज़रूर उसकी पढ़ाई करना है, यानी रिवाइज हमेशा करते रहना है। ठीक है। तो आप लोग के लिए मतलब समर वैकेशन है, बहुत अच्छी बात है। वैसे भी बीमारी भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो घर में आप रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा। ठीक है। ध्यान रखिएगा अपना। ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। मैं होमवर्क जो है आप लोग का लिख के भी दे दूँगा इस चीज़ को। ठीक है। तब तक इस बुक में आप ध्यान से इसको पढ़ते रहिएगा। तब तक के लिए बाय, हैव ए नाइस डे और हैव ए गुड समर वैकेशन।